एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ पढ़ ले बच्चा। आज मैं आपके लिए कोई कंटेंट नहीं लेके आई हूँ, लेकिन आरपीएससी की ओर से एक बहुत बड़ी खबर आई है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ, क्योंकि ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। एग्ज़ाम के पैटर्न में बदलाव होने की बात की जा रही है, और अगर ये बदलाव होता है तो आपको एकदम नए सिरे से अपनी प्रिपरेशन जो है, OMR शीट भरने का जो प्रोसीजर है उसको समझना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एक एक चीज़ के बारे में बताती हूँ। तो पहली चीज़ तो आरपीएससी की परीक्षा में अगर आपने एक भी सवाल छोड़ा तो अब नंबर कटेंगे। नेगेटिव मार्किंग के नियम बदले गए हैं आरपीएससी द्वारा, और अब 4 की जगह 5 ऑप्शन होंगे। जैसे कि आपको पता होगा बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें 5 ऑप्शन होते हैं। सिमिलरली अभी आरएएस की अगर हम बात करें तो आरएएस में जो हैं 4 ऑप्शन होते हैं, राइट। लेकिन अब इसको जो है 5 ऑप्शंस में किया जा रहा है। तो मैं आपको सिंपल ये बता दूं कि आरपीएससी की भर्ती परीक्षाओं में अब कैंडिडेट्स को हर एक सवाल का जवाब देना होगा। अगर आपने किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया ना, तो आपको नहीं देने पर भी, जो अभी क्या होता है, आपने नहीं दिया तो उसको छोड़ दिया ब्लैंक, बट अगर आपने नहीं दिया तो आपको नेगेटिव मार्किंग जो है, ठीक है, उसका जो है वो उसका खामियाजा भुगतना रहेगा। ठीक है, अब बेसिकली इस पे पूरा जो है ड्राफ्ट बन चुका है, इस पे काम चल रहा है, विद इन सम डेज जो है इसको एक फाइनल जो है एक प्रारूप दे दिया जाएगा। ठीक है, अब ये बात होती है कि अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता है, फिर भी आप ज़बरदस्ती हमसे अगर उस सवाल का जवाब दिलवा रहे हैं, तो क्या हमारा अगर आंसर गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग होगी? तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, आपके पास में जो 5वां ऑप्शन होगा ना, वो होगा सवाल हल नहीं करने पर सहमति। ठीक है, यानी कि ये ऑप्शन 5वां ऑप्शन ये रहेगा कि भाई मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है, तो इसमें ना मेरी नेगेटिव मार्किंग होगी ना ही मेरी पॉजिटिव मार्किंग होगी। ठीक है, बेसिकली ये जो है इस पूरे 5 ऑप्शंस को देने का जो है बेसिकली जो है फंडा है। ठीक है, तो अगर किसी कैंडिडेट को कोई क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है तो वो 5वां ऑप्शन जो है वो सेलेक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको बेसिक सारे समझा दिए हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। अब मैं आपको जो है ये एक ब्लैंक शीट है, मैं आपको एक एक चीज़ समझाती हूँ कि अभी प्रेजेंट में क्या होता है, बदलाव की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, OMR शीट पे जो फर्जीवाड़ा होता है वो कैसे होता है, अन्य बदलाव कौन कौन से किए जाएंगे, इसके बारे में हम लोग जो हैं सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो वर्तमान में क्या होता है, जैसे कि वर्तमान में आपको पता है कि हमारे पास में जो है एग्ज़ाम में 4 ऑप्शन या 4 विकल्प होते हैं ना, 4 विकल्प होते हैं। ठीक है, फिर हमको जो भी लगता है, अगर हमें लगता है कि हाँ मुझे इसका आंसर पता है तो आप उस विकल्प को टिक कर देते हैं, अगर नहीं पता होता है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, यही होता है। ठीक है, अगर आपने को कोई जवाब नहीं देना है तो हम लोग उसको ब्लैंक छोड़ देंगे, क्योंकि अगर गलत जवाब देंगे तो अभी आरपीएससी में जो है नेगेटिव मार्किंग होती है। अब बात करते हैं नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है। तो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 ऑफ द टोटल मार्क्स अलॉटेड टू दैट क्वेश्चन। यानी कि अगर 200 क्वेश्चन आरएएस के एग्जाम में आ रहे हैं और टोटल जो 150 क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ रहे हैं और 200 मार्क्स का पेपर है, तो यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 1.33 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है। तो इस 1.33 मार्क्स का 1/3, ठीक है, ये जो है आपका जो है नेगेटिव मार्किंग चल जाता है अगर आपने किसी क्वेश्चन का आंसर गलत छोड़ा। तो ये तो वर्तमान व्यवस्था है। ठीक है, अब जो है बदलाव मैंने आपको बता ही दिया कि अगर आपको नहीं आ रहा है तो आपको 5वां ऑप्शन टिक करना है कि मुझे ये नहीं आता है, बट वो आपको OMR शीट में भरना रहेगा। अब एक बात होती है कि भाई इसकी ज़रूरत पड़ी क्यों है। ठीक है, देखिए आप ये चीज़ पता होगा आपको कि कई बार क्या होता है ना कि OMR शीट के साथ में फर्जीवाड़ा होता है ना। उसमें क्या होता है कि आपने ब्लैंक छोड़ दिया तो बाद में जो दलाल होते हैं, बिचौलिए होते हैं, वो आपसे पैसे लेते हैं और फिर उन OMR शीट्स को भर देते हैं। तो जेन्युइन कैंडिडेट्स है जिन्होंने एक्चुअली में बहुत मेहनत की है, उनका जो है रिजल्ट कई बार रिजल्ट में नाम नहीं आ पाता है, तो उनके साथ में बहुत गलत होता है। तो बेसिकली ये बदलाव इसलिए किया जा रहा है ताकि छोड़े गए सवाल जवाब को किसी भी स्तर पर भरने की आशंका ख़त्म की जा सके, यानी कि OMR शीट में किसी भी तरीके का कोई फर्जीवाड़ा ना हो, है ना। उसके लिए बेसिकली ये बदलाव किया जा रहा है ताकि जो लोग एक्चुअली में मेहनत कर रहे हैं उन्हें उनका जो ड्यू मेहनत का जो एक मेहनताना है ना, वो उनको बाकायदा मिल सके। ठीक है, तो अब बेसिकली अगर ये बदलाव हो जाता है तो अभ्यर्थी कोई भी सवाल को, एस्पिरेंट जो है किसी भी सवाल को जो है नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है, तो ये है बेसिकली बदलाव की ज़रूरत। बात करते हैं कि OMR शीट में फर्जीवाड़ा होता कैसे कैसे है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले ना ये आया था कि आपको पता है EORO का एग्ज़ाम हुआ था जुलाई में, ठीक है, मई में।
तो बेसिकली उसको एग्ज़ाम को पास कराने के लिए OMR शीट में जो आपने ब्लैंक छोड़ा उसमें सही आंसर भरने के लिए बेसिकली एक जो है एक नेता थे, उन नेता को जो है 18.5 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। मैं आपको नाम नहीं बताऊंगी, किस पार्टी को बिलोंग करते, कुछ भी नहीं बताऊंगी, बट मैं आपको बेसिक्स बता रही हूँ कि उनको पकड़ा गया था। ठीक है, उनकी ना बेसिकली RPSC में बहुत ज़्यादा पहुँच थी। ठीक है, मतलब कि वो अभ्यर्थियों को पहले ही OMR शीट भेज कर बता देता था कि तुम्हें इतने नंबर मिल रहे हैं, अगर आपको मार्क्स बढ़ाने हैं तो आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपके जो है OMR शीट में भर दूंगा और आपका जो है उससे रिजल्ट आ जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये बेसिकली पहला केस था। एक केस और हुआ जिसमें कि ये था कि कुछ दिन पहले ना एक है ना और ऑफिशियल थे जिन्होंने क्या किया कि जो चहेते हैं, जिन्होंने उनको पैसे दिए हैं या किसी के जानकार के बच्चे हैं या खुद जानकार हैं, तो उनकी शीट तो उन्होंने सही भर दी, लेकिन जो दूसरे अभ्यर्थी है ना उनकी OMR शीट जो ब्लैंक पड़ी थी ना, जिसमें जो पॉइंट्स ब्लैंक नहीं है, उसमें उन्होंने गलत वो आंसर्स भर दिए। अब गलत आंसर भरने से हुआ क्या? गलत आंसर भरने से ये हुआ कि बेसिकली कि जो एक्चुअली में सेलेक्ट होने वाले थे उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। राइट, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट ने बोला कि भाई मैंने तो 120 में से 77 क्वेश्चंस आंसर किए थे, लेकिन जब मैंने अपना OMR शीट देखा तो मेरे 98 आंसर्स भरे हुए थे। ठीक है, यानी कि 21 क्वेश्चंस मैंने गलत भरे हुए हैं, जिससे मेरी नेगेटिव मार्किंग बढ़ गई। ठीक है, तो उससे क्या हुआ कि उनका जो है नुकसान हो गया। ठीक है, तो ये बेसिकली जो OMR शीट में भरकर पास कराने वाले जो गिरोह हैं, ठीक है, उसके अलावा जो दूसरे ऑफिशियल थे जो कि फर्जीवाड़ा करते हैं, उन सबको रोकने के लिए जो है बेसिकली ये प्लान लाया गया है और इस तरीके से OMR शीट पे फर्जीवाड़ा होता है। ठीक है, तो मैं आपको समझती हूँ, मैं ये बिलीव करती हूँ आपको ये समझ आ गया होगा। अब और क्या बदलाव किए जा रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो बदलाव क्या किए जा रहे हैं? पहली चीज़ तो पहला किया जा रहा है वन टाइम वेरिफिकेशन। ठीक है, तो क्या किया जा रहा है? वन टाइम वेरिफिकेशन। ठीक है, वन टाइम वेरिफिकेशन अगर ये स्टार्ट हो गया तो इससे फ़ायदा क्या होगा? ठीक है, उसको बेसिकली अगर एक बार अगर किसी का वन टाइम वेरिफिकेशन हो गया, डॉक्यूमेंट सारे शुरुआत में वेरीफाई हो गए, तो बार बार जो आपने देखा होगा कि है ना इंटरव्यू के दौरान या काउंसलिंग के दौरान जो उनको एस्पिरेंट्स को बार बार अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने पड़ते हैं ना, वो नहीं रहेगा। तो वन टाइम वेरिफिकेशन हो जाएगा, एकदम तरह से मान लीजिए सिंगल विंडो क्लियरेंस की तरह हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ऑन स्क्रीन मार्किंग भी प्रपोज की जा रही है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का मतलब क्या है? ठीक है, तो बेसिकली जो मूल्यांकन होता है, जो इवैल्यूएशन होता है कॉपीज़ का, ठीक है, तो इंटरव्यू में भी ऑन स्क्रीन मार्किंग हो जाए, जानकारी से या पैसे देकर जो है मार्क्स बाद में इंटरव्यू में बढ़वाने वाली प्रक्रिया ना रहे। ठीक है, तो इंटरव्यू प्रक्रिया के लिए ऑन स्क्रीन मार्किंग की जाने की जो है प्रक्रिया चालू की गई है। ठीक है, ऑनलाइन एक्सपर्ट पैनल, एक ऑनलाइन एक्सपर्ट पैनल भी बनाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो बेसिकली RPSC जो है ना वो UGC हैंडबुक 2014 के आधार पर, ठीक है, उपलब्ध जो एक्सपर्ट्स हैं ना उनके साथ में एक ऑनलाइन एक्सपर्ट पैनल बनाने की, जो एक एक्सपर्ट पैनल सिस्टम बनाने की जो है ना उस पर कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इस संबंध में जो आयोग है ना वो पेपर सेटर्स को पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, जो सिलेबस चेंज होता है, ठीक है, किस तरीके से इंटरव्यू ऑर्गेनाइज कराए जाएँ, वर्कशॉप्स जो हैं, उन सब के लिए जो है प्रॉपर एक एक्सपर्ट पैनल होगा और वो इन सब चीज़ों पर काम करेगा। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन बैंक बनवाने की बात भी की जा रही है। क्वेश्चन बैंक, ताकि RPSC में फ्रेश क्वेश्चंस आ सकें, उसके लिए भी बेसिकली एक क्वेश्चन बैंक तैयार करने के लिए जो है वर्कशॉप्स जो है करवाने के लिए प्लानिंग की जा रही है। अलग अलग एग्ज़ाम्स में जो है अलग अलग क्वेश्चंस इन क्वेश्चन बैंक से लिया जा सकेगा, जिससे कि क्या होगा कि रेगुलरली एग्ज़ाम हो पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन सेट करना बहुत ईजी नहीं होता है। RPSC में जो पेपर सेटर्स होते हैं ना वो बहुत मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये बार बार अगर उनको क्वेश्चन बैंक ऑलरेडी मिल जाएगा, उसमें से उन्होंने टिक किया कि हाँ ये क्वेश्चन मुझे इस वाले एग्जाम के लिए चाहिए, ये वाले क्वेश्चन मुझे इस एग्जाम के लिए चाहिए, तो इससे जो एग्ज़ाम में टाइम लगता है ना उसका जो टाइम है वो कम हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो एग्ज़ाम सेंटर होता है, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर के मैनेजमेंट संबंधी भी कुछ चेंजेस लाने की बात की जा रही है। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि ये जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो बाद में क्या होगा, RPSC और जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर RPSC ही मुख्य समन्वयक जो है, मेन कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, वो उसमें जो है उसके रूप में काम करेंगे और ये सीधे जो है RPSC को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, ये बात मैं आपको समझा चुकी हूँ। जो भी स्कूल कॉलेजेस इसके अंदर परीक्षा केंद्र जो है बनाए जा रहे हैं, ठीक है, उनके संबंधित जो भी टीचर्स जो कि एग्ज़ाम लेंगे, इन्विजिलेटर्स जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो RPSC डेटाबेस तक डायरेक्टली पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया जा रहा है, एंड दैट इज़ बायोमेट्रिक
एक्सेस कंट्रोल सिस्टम। अब ये बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम क्या होगा? बेसिकली कि या तो आँखों का वो जो रेटिना स्कैन होता है या अंगूठे के निशान जो होते हैं वो बायोमेट्रिक एक्सेस आपको देना पड़ेगा, ठीक है। उसके अगर आपका वो जो है वो एक वेरीफाई हो जाता है कि हाँ आप ही हो। कई बार होता है ना कि ऐसा कि किसी के नाम पर कोई और एग्ज़ाम देने चला जाता है, तो इस तरीके से ये सिस्टम फर्जीवाड़ा ना हो उसके लिए बायोमेट्रिक एक्सेस दिया जाएगा। आपको अपना थंब या फिर रेटिना स्कैन जो है वो स्कैन करवाना होगा। अगर आप वेरीफाई हो जाते तो अभी आपको जो है एग्ज़ाम सेंटर के अंदर जाने की अनुमति मिलेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कई बार ये जो फर्जीवाड़ा होता है ना, ये फर्जीवाड़ा नहीं होगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे बदलाव बता दिए हैं। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। पहला वन टाइम वेरिफिकेशन होगा। वन टाइम वेरिफिकेशन मतलब बार बार वेरिफिकेशन नहीं कराना पड़ेगा कि इंटरव्यू लेवल पे आप अलग करा रहे हो, फिर काउंसलिंग के लिए अलग करा रहे हो, वो सब नहीं होगा, ठीक है। इंटरव्यू में ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी, ठीक है। ऑन स्क्रीन मार्किंग मतलब बाद में आप नंबर बढ़ा या कम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन जो है एक एक्सपर्ट पैनल जो है वो सिस्टम लाया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बैंक बनवाया जाएगा, ठीक है। अब वो एग्ज़ाम सेंटर उसका मैनेजमेंट कैसे होना है वो इंश्योर किया जाएगा, तो वो डायरेक्टली आरपीएससी के कंट्रोल में आएगा ये सब चीज़ें। और बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम इंश्योर किया जाएगा जिससे कि कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो। जिस पर्सन के नाम से जो है एडमिट कार्ड है वही का वही पर्सन जो है वो जाकर जो है एग्ज़ाम में बैठे, कोई फर्जीवाड़ा ना हो उसके लिए होगा, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द चेंजेस दैट आर गोइंग टू टेक प्लेस इन द कमिंग टाइम इन आरपीएससी। अब कौन कौन से एग्ज़ाम होने वाले हैं तो आपको पता है 1 अक्टूबर 2023 को तो हमारा आरएएस का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा, वो कंडक्ट करवाई जाएगी। ये आपको पता होगा कि 905 पोस्ट आई हैं, ठीक है। और इसके लिए 7 लाख जो हैं एप्लीकेशंस आई है, ठीक है। उसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा एक एग्ज़ाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम आएगा, ठीक है। ये भी जो है आरआईएस के एग्ज़ाम के बाद में जो है ये एग्ज़ाम निकलेगा। इसमें ना इस बार पोस्ट बहुत अच्छी है, लगभग 2000 यानी कि 1913 पोस्ट आई हैं, ठीक है। तो 31 जुलाई इसकी जो है लास्ट डेट थी, ठीक है। इसमें लगभग 2 लाख जो एस्पिरेंट जो उन्होंने इसके लिए जो है अप्लाई किया है, ठीक है। ये 2 एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद में एक जो है जेएलओ का एग्ज़ाम होगा, जूनियर लीगल ऑफिसर, इसके लिए 140 पोस्ट आई है और ये एग्ज़ाम भी अक्टूबर में जो है कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। उसके अलावा खोज एवं उत्खनन अधिकारी एवं संग्रह अध्यक्ष, ठीक है। तो बेसिकली खोज एवं उत्खनन अधिकारी जो है, ठीक है, उसके लिए तो 1 पोस्ट आई है और संग्रह अध्यक्ष के लिए 9 पदों का एग्ज़ाम होगा। और ये एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन अभी जो हैं आप डाल सकते हैं अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो। और इसका जो एग्ज़ाम इसकी जो लास्ट डेट है वो 24 अगस्त है, यानी कि फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 25 अगस्त है, ठीक है। तो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कौन कौन से एग्ज़ाम अब होने वाले हैं। अगर आप आरएएस के एस्पिरेंट्स हैं तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चीज़ों को समझना कि किस तरीके से पैटर्न में बदलाव आ सकता है, वो सब चीज़ें, ताकि आप जो है आराम से बिना किसी परेशानी के लिए से इस नए पैटर्न को जो है अडाप्ट कर सकें। तो दैट इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो। ये वीडियो एक इन्फॉर्मेशनल वीडियो था जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाला था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। मैं आशा करती हूँ कि आप जो हैं तैयारी कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे दोस्त भी होंगे जो कि इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन तक ये वीडियो जो है पहुँचाइए, ठीक है। हम लोगों ने अब ये प्लान किया है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर हमारे 100 जो हैं फॉलोअर्स हो जाते हैं तो हम आपके लिए आरएएस एग्ज़ाम स्पेसिफिक के लिए एक स्पेशल सीरीज़ लाएंगे। एंड आई गारंटी कि उस सीरीज़ से बाहर आपके जो हैं 80% क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, उस सीरीज़ में से ही आपके 80% क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन अगर आपने 1 हफ्ते में हमें 100+ फॉलोअर्स तक पहुंचा दिया तो मैं डेफिनेटली आपके लिए वो सीरीज़ लाऊंगी और भी टीचर्स जो हैं आपके साथ में जुड़ेंगे ग्रेजुअली। तो प्लीज़ 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 अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए ताकि उन तक भी जो है ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंच सके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड टेक केयर।